Good morning, Srisht. Yeah. Good evening, Srisht. आ जाओ भाई जल्दी जल्दी सब लोग। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के। लॉस एंड कंपनसेशन इनिशिएटिव, कोप 28 समिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लॉन्च ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट कोप 28। ये 28 मिसिंग है, 28 मिसिंग है। तो एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट मिशन अनवीलिंग कॉस्मिक मिस्ट्रीज, और उसके बाद अनलॉकिंग द वेब पोटेंशियल, वेब 3 पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं। लॉस एंड कंपनसेशन इनिशिएटिव, कोप 28 समिट। बैकग्राउंड क्या है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेशनल ग्रैपलिंग with the impact of climate change, garnering commitment exceeding $450 million. Eligibility for the fund is extended to all developing countries. हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंड इशू करेंगी, या वो कंट्रीज जो प्रॉस्परस हैं दे विल रिलीज द फंड, विल गिव द फंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि हम लोग लंबे टाइम से इंडिया और बाकी सब कंट्रीज ये डिमांड उठाते रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वेस्ट में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आई थी, और ड्यू टू दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आज के टाइम पर जो प्रिवेलिंग पोल्यूशन है उसके पीछे जो पहले के आए हुए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और उसका फैलाया हुआ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपिंग कंट्रीज ने अभी अपने यहाँ पर अभी एग्रीकल्चर जो इन्हेंसमेंट है, सॉरी इंडस्ट्रियल इन्हेंसमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट किया है, तो इनिशियल स्टेज में इट इज नॉट पॉसिबल कि इन्फेंट इंडस्ट्री इंडिया जैसी कंट्रीज की वो अपने लिए सारे अरेंजमेंट कर देंगी, पोल्यूशन को 100% कंट्रोल कर लेंगे। दे सेड हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दो, उसके लिए आप हमें कंपनसेट करो थोड़े दिन, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसके लिए हम लोग जितना हो सके वो सब एफर्ट्स करेंगे। बट अगर क्लाइमेट में कुछ कंट्रीज को जिनको लॉस हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए द फंड हैज क्रिएटेड। तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है? ओवरव्यू ऑफ कोप 28। कोप 28 took place in Dubai. UAE is serving as the crucial assembly under the United Nations Framework Convention, UNFCC इसको कहते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में हम डिस्कस किया हुआ है और पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लॉस एंड कंपनसेशन इनिशिएटिव, बेटा ये ग्राफ है, इसको जाके आप अच्छे से देख लेना, इसमें बहुत माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी हुई है। तो member nations have reached consensus in operationalization of loss and compensation fund designed to indemnify countries already contending with climate related challenges। जो जिन countries में climate related challenges हैं तो उन challenges के लिए उनके पास उन challenges को overcome करने के लिए they don't have funds, and the funds will be provided by those countries who are having very good economic capability or capacity। they can fund for those countries for their environment protection, for their जो इन्वायरमेंटल लॉसेस हो रहे हैं या फिर उनके यहाँ पर जो वल्नरेबल कंडीशन है उसके लिए ये इनके लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। कल की क्लास में भी कुछ कुछ ऐसे ही टॉपिक हमने डिस्कस किया था। डिजाइन टू इंडेमनीफाई कंट्रीज ऑलरेडी कंटेंटिंग विद द क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। while housed at the World Bank, the autonomous secretariat will oversee the management. Although the commitment have reached in minimum $450 million, additional billions are essential to fulfill this intended purpose. The LNC fund, Loss and Compensation Fund, was initially introduced
एट द कंक्लूजन ऑफ COP 27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी 27th इसकी, अब 28th चल रही है लास्ट ईयर। 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग्स फैसिलिटेटेड बाय ट्रांजिशनल कमेटी वर नेसेसरी टू अचीव यूनानिमस एग्रीमेंट ऑन द इनिशिएटिव। तो इसके लिए सभी यूनानिमसली इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि ऐसा किया जाएगा। तो इसका मतलब 28th मीटिंग है, 27th जो है शर्म अल शेख में हुई थी इजिप्ट में। तो इंडिया COP 33 के लिए इंडिया की जो कहते हैं अभी नॉमिनेशन है शायद 28 में आएगा, तो उसके लिए इंडिया शायद वो मीटिंग जो हो इंडिया में होगी COP 33 की शायद। तो अब ये जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर ये डिसीजंस आए हैं। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है? फाइनेंशियल प्लेजेस हैव बीन मेड बाय द डेवलप्ड नेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये $100 मिलियन जो देगा, होस्ट कंट्री है। जर्मनी $100 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स $17 मिलियन और यूनाइटेड किंगडम अप्रोक्सीमेटली $50.6 मिलियन, जापान $10 मिलियन allocated for LNG loss and compensation. The European Union an additional commitment of 145 million supplement for the German contribution. The World Bank will serve as the interim host for the fund for the 4 years duration, adhering to principle of UNFCCC and the Paris Agreement. All developing countries are encouraged to apply this for support, and every nation is invited to contribute for the initiative. Contributors are voluntary with designated percentage reserved for the least developed countries and small island developing countries. तो डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या डेवलप्ड कंट्रीज या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, तो दे विल प्रोवाइड द फंड। ठीक किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए या आइलैंड नेशन के लिए, सो दैट उनका जो लॉस हुआ है, एनवायरमेंटल जो लॉस हुआ है, या फिर किसी वजह से उनके यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो सेफ नहीं है या ठीक नहीं है, तो उससे वो कंपनसेट करेंगे। तो 1.5 ट्रिलियन बिल स्टडी रिवील्स दैट क्लाइमेट चेंजेस incurred कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिलियन इन 2022। $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है ड्यू टू दीज एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक चेंजेस। So, developing countries and some of the most economically disadvantaged nations experienced an average loss of about 8.3% of GDP due to inmate-related factors, climate-related factors. The current state of this fund does not specify the frequency of the replenishment. So, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सभी कंट्रीज डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या आइलैंड नेशन के लिए फंड अवेलेबल कराएंगे, ताकि उनका जो क्लाइमेट का जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेट हो जाए, और उसके साथ साथ जो डाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, वो मेंटेन रहे। अदरवाइज कुछ डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, कुछ स्पीशीज खत्म हो जाएंगी या कुछ प्लांट वैरायटीज खत्म हो जाएंगी, तो उसके लिए वो फंड अवेलेबल कराएंगे ताकि वो कंपनसेट कर सकें उस फंड से। और ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, COP 28 के अंदर डिसाइड हुआ है कि LNT जो फंड है, लॉस एंड कंपनसेशन फंड जो है, इससे वो कंपनसेट करेंगे और उनके जो लॉसेस हैं, क्लाइमेटिक लॉसेस हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा फंड सबको मिलेगा बट के, और ये सभी बड़ी कंट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, हम आप सोच सकते हैं कि किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी से पैसे निकाल के देने की जरूरत क्या है? Because everybody is thinking that this is the responsibility of those countries who are responsible for all these climatic disasters. उसमें अमेरिका की जो रेवोल्यूशन है, हम लोगों ने जब हिस्ट्री की क्लास की, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये माना जाता है कि जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में आ जाती हो, लगभग 25 साल तक वो एनवायरमेंट में रहती है। इसका मतलब आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए हम कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री ने 2010 के बाद, या चाइना ने 2000 के बाद से ये ग्रोथ अपनी रजिस्टर करनी शुरू की है। और अगर वो कंट्रीज पोल्यूट करती हैं, तो एवरी कंट्री हैज द राइट सो दैट दे कैन एनहांस देयर इकोनॉमिक लेवल। अब वो कंट्री जो पहले जिनका इकोनॉमिक लेवल जो है एनहांस हो चुका है, अचीव कर चुका है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद बनेगी। बट स्टिल वी आर कोऑपरेटिंग विद देम। और हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर पोल्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कारों के स्टैंडर्ड हैं, BS6 कारें हमारे यहाँ पर आ गई हैं जो पोल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस कर रही हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जैसी कंट्री भी स्टेप उठा रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम लोग डीजल पेट्रोल व्हीकल धीरे धीरे बंद कर दें। और गवर्नमेंट जो है टैक्सेस इंपोज करती जा रही है डीजल व्हीकल के ऊपर,
और आने वाले टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर होंगे। और व्हाट द स्टेप इज गोइंग टूवर्ड, दिस स्टेप इज गोइंग टूवर्ड्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इंडिया ने उसका एमिशन खत्म कर दिया, वो बैन होगी वो गैसेस इंडिया में। जैसे एसीज में आज से कुछ साल पहले जो एसीज थे बहुत इफेक्टिव थे, उसके पीछे रीजन उसके अंदर पड़ने वाली गैस थी। अब गैसेस चेंज हो गई हैं, कुछ नुकसान सबको थोड़े थोड़े फेस करने पड़ेंगे। सो वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और हम भी कर रहे हैं तो वर्ल्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, हम पैसे से कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एंड वी आर गेटिंग द फंड्स फ्रॉम दोज कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और द कंट्रीज हु आर कंपैरेटिवली प्रॉस्परस। So next is Prime Minister Modi to launch Green Credit Initiative at COP28। तो ये तो इंडिया का एक विजनरी एक प्रोजेक्ट है। Prime Minister Modi is scheduled to introduce a novel environmental incentive program during this participation of 28th conference of the parties COP28। इसको नाम दिया है part of the United Nations Framework Convention of UNFCCC taking place in Dubai, United Arab Emirates। तो ये दुबई में हो रही है COP28 UAE। The program initially concentrating on water convention। हाँ, अब क्योंकि यूपीएससी जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है, अब क्लास खत्म हो जाने के बाद आप सभी लोग यूएई की लोकेशन चेक करना, उसको दुबई से लिंक चेक करना, कौन से सी के किनारे पड़ता है वो चेक करना, कौन सी स्ट्रेट है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, उसके लेफ्ट राइट में क्या है, उसकी करेंसी क्या है, वहां पर डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है, इन सबको भी नोट करना। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी का तो ये डार्लिंग चाइल्ड है एनवायरमेंट, इसका क्वेश्चन तो वो पूछेगी। हो सकता है वो ज्योग्राफी में भी यूएई से रिलेटेड या दुबई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो। अब जाके इस क्लास के बाद या क्लास करते करते आप अपना एटलस खोलो और उसकी लोकेशन चेक करो कहां पर है, उसके साइड में क्या है, उसको जाके जब आप नोट्स बनाओगे इस सेक्शन के अपने नोट्स, तो उसमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके नोट्स क्रिएट कर लेना। ठीक, और यूपीएससी की आदत है वो नहीं पूछती जो है उसकी सराउंडिंग में पूछती है, जो सब पढ़ के आ रहे हैं उसको नहीं पूछेगा, उसके आसपास पूछेगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि COP28, क्योंकि अभी 6-7 महीने पड़े हैं, इसका क्वेश्चन बनेगा। तो एनवायरमेंट में भी बनेगा, हो सकता है ज्योग्राफी में भी बने। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, और ये भी हो सकता है यूएनएफसीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। और यहाँ पर क्योंकि इंडिया का प्रोग्राम है, इंडिया ने लॉन्च किया है ये वाला, तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इसका भी क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है आएगा, और श्योर आएगा, क्योंकि मीटिंग यहाँ पर हुई है और इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, प्रपोजल्स क्या थे, उसमें चारों पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट से उठाएंगे, 4 पॉइंट देंगे, एक में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, the program initially concentrating on water conservation and afforestation। तो वाटर कंजर्वेशन से और अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। एम्स टू रिवॉर्ड एनवायरमेंटल कंसेंसस एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट एरियाज। एनवायरमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या? अक्टूबर 23, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस डिस्क्लोजेस अ मार्केट बेस्ड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव नोन एज Environmental Incentive Program। This program seeks to stimulate voluntary environmental actions across various sectors involving individual, community, private sector, industry, companies. Primary focus is on initial phase will be on water conservation and afforestation। तो total focus जो है इसका, जो green credits का जो focus है वो water conservation के ऊपर है, और उसके अलावा जो अफॉरेस्टेशन है उसके ऊपर फोकस है। ध्यान रखना, इंडिया में नई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया में वाटर क्राइसिस आएगा 2030 तक, क्योंकि इंडिया में इरैशनल यूज ऑफ वाटर है। उसके लिए प्लांटेशन करना होगा और मास लेवल पे करना होगा, ताकि जो हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास में भी डिस्कस किया कि इरोजन नहीं होगा। तो इरोजन नहीं होगा तो इरोजन जो है एनवायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इरोजन रोकने के लिए वो स्प्लैश इरोजन है, गली इरोजन है, रिल इरोजन है, उन सबको रोकने का तरीका प्लांटेशन है, या फिर जो हम लोगों ने दूसरा डिस्कस किया था कि आप ह्यूमस बढ़ाओ, उसके लिए प्लांटेशन के अलावा जो उनका रेसिड्यू है, तो एनिमल रेसिड्यू एंड प्लांट रेसिड्यू, पत्ते डंडियां उनकी जो झड़ जाती सड़ जाती, उनको अपने खेतों में फेंक दो। उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है, उससे जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर खेत जो है होल्ड कर लेंगे। ठीक, जिसको हमने क्लास में एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपके घर में फ्रूट्स बच जाते हैं
तो उन फ्रूट्स को डस्टबिन में नहीं फेंको, उसको गमले में रखो। अगर आपके घर में कुछ भी जो ऑर्गेनिक है ना, वो फेंकना है, उसको फेंको नहीं, उसको डस्टबिन में डाल दो। तो चाय पत्ती आपकी ऑर्गेनिक है, तो चाय पत्ती में से पानी डाल के उसका जो मीठा है वो निकाल दो, और जो चाय पत्ती है उसको गमले में डाल दो। घर में नारियल आता है, तो नारियल का ऊपर का हिस्सा निकाल दो, उसको निकाल के उसके और छोटे छोटे पीसेस में उसको बांट के गमले में रख दो, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आपके गमले में पानी कम लगेगा, गमला जल्दी नहीं सूखेगा, और गमलों में पानी डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोगों की होगी, है ना, तो उससे थोड़ा सा बच भी जाओगे। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, द कोर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल इंसेंटिव प्रोग्राम इज a green credit initiative which revolves around the issuance of green credit for plantation on waste and degraded land as well as river catchment areas. The objective is to rejuvenate these areas and enhance their ecological vitality. तो उन एरियाज में प्लांटेशन करो जो रिवर बेड्स के साथ साथ लगते हैं, और उन एरियाज को रेजुवनेट करना है। जो आप रेजुवनेट करोगे तो उन एरियाज के अंदर इरोजन जो है, रिवर इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, environmental incentive program initiative revolves around the issuance of green credit for plantations. तो जिन लोगों ने प्लांटेशन किया है, जिन कंपनी, जिन इंडिविजुअल ने, उनको एक ग्रीन क्रेडिट उनको मिलेगा ऑन वेस्ट और डिग्रेडेड लैंड्स के ऊपर उनको प्लांटेशन करना है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मॉडर्न जो इकोनॉमिक मैन है ये हर जगह तो पहुंच रहा है, तो लैंड बची कहां पर है? कई बार आपको सुनने को मिलता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। कहां लगाएंगे पेड़? ना, घर में तो लगा नहीं सकते, घर में तो नहीं लगा सकते, घर के बाहर लगाएंगे वो सरकारी जमीन आ जाती है। तो फिर ऐसी जगहों पे लगाओ जो वेस्ट जमीन पड़ी है। कई बार ऐसे पार्क मिल जाते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं है ना, वो सड़े हुए हैं, ऐसे ही कोई आता जाता नहीं, और लोग गंदगी फेंकते हैं, तो उन जगहों पे साफ सुफ करके वहां पर पेड़ लगाया जा सकता है। और कोशिश करो अपने बर्थ के ऊपर जाओ, एक नर्सरी से अच्छा सा पेड़ खरीद के लाओ और उसको वहां लगा दो ना। हाँ, पेड़ अच्छा चुनना, इनवेसिव स्पीशीज नहीं। उसमें अमलतास जो आता है जिसके पीले फल लगते हैं, दिखने में बड़ा सुंदर है पर इन्वेसिव स्पीशीज है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। यूकेलिप्टस नहीं लगाना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। वो लगाओ जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। सो LED IT 201, in addition to the environmental incentive program, Prime Minister Modi will launch LED IT 2.0, also known as the Leadership Group of Industrial Transition. बेटा इसको याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है। लीड 20 लेट 20 बोल रहा हूँ, लीड 20 लिया, लीड IT 2.0। IT मतलब इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन at a collaborative event co-hosted by India and Sweden। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा इसका, कौन कौन पार्टिसिपेंट है उसका। तो इसका नाम क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? दिस इनिशिएटिव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जॉइंट एफर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज in 2019 aim to facilitate cooperation among decision makers, uniting public and private sectors, companies, and accelerating the transition of industries towards achieving net zero emission। तो उसमें नेट जीरो एमिशन के अंदर अब ये कह रहे हैं कि जो भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वहां पर ऐसा अरेंजमेंट हो कि वहां पर नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसके लिए अरेंजमेंट के लिए इंडिया बाकी सारी कंट्रीज के साथ कई सारे इनिशिएटिव लेके चल रहा है, और उसमें कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसे डिजाइन, ऐसे उसको जो बिल्डिंग जितनी बनाई थी उतने जितने पेड़ काटे थे उसको कंपनसेट करो, कहीं और लगाओ, इस टाइप का। तो लीड IT 2.0, IT मतलब इंडस्ट्री ट्रांजिशन, और लीड मतलब लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो लीड IT 2.0 इस प्रोग्राम का नाम होगा। तो उसके बाद एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन अनवीलिंग कॉस्मिक मिस्ट्रीज। ये इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वी आर द सेकंड कंट्री आफ्टर USA जिसने इस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और अभी तक अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था IXPE, इसी के अंदर आएगा, इमेजिनिंग एक्सरे पॉलीमर एक्सप्लोरर। IXPE अमेरिका का प्रोजेक्ट था, एक्सरे बेस्ड था, और इंडिया भी एक्सरे बेस्ड अपना प्रोग्राम जो है वो लेके आने वाला है। ये सैटेलाइट होगा जो लो अर्थ ऑर्बिट पर होगा, और हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में लो अर्थ ऑर्बिट डिस्कस किया था, और इसको मैंने इसीलिए ऊपर रखा है। और लगभग अर्थ से 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर
दिस इज अर्थ, और उसके बाद अर्थ के आसपास ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है, और अर्थ के आसपास यानी कि 600-700 किलोमीटर के आसपास, 600-700 किलोमीटर की हाइट पर ये सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काटेगा। और अब आप लोगों को लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट हमने डिस्कस कर दिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने सैटेलाइट के जो ऑर्बिट्स है उसको भी डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से पाथ के होते हैं, हमने डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि सैटेलाइट इस तरह से भी चक्कर काट सकते हैं, अगर पोलर होगा तो इस तरह से चक्कर काटेगा, और इस तरह से भी चक्कर काटते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थ हर तरफ से सैटेलाइट से घिरी हुई है, और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सैटेलाइट प्रोग्राम को। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और इसका काम जो होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर, इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट पर हमसे पहले 2021 में अमेरिका ने लॉन्च किया था, अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। खासियत क्या है इसकी? India's inaugural dedicated polymetry mission, X-ray polymetry satellite, XPOSat, is poised to delve into the intricacies of cosmic X-rays and dynamic behavior of celestial X-ray sources. तो जो celestial X-ray sources हैं, celestial X-ray sources, तो X-ray sources in extreme condition, the spacecraft is designed designated to observation from low Earth orbit, emphasizing its commitment for studying polarization phenomena and various dynamics of the cosmic realm. तो इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक बॉडी से जो लाइट्स आती हैं, या कॉस्मिक बॉडी से जो एक्स रेज निकलती हैं, तो उन एक्स रेज को ऑब्जर्व करेगा ये हमारा जो नया सैटेलाइट है। अब एक्स रेज के बारे में हम लोग आगे चल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किया, हमने ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया हुआ है, और क्योंकि ये माइक्रोवेव्स में आती हैं, तो ऑर्बिट and noteworthy features. XPOSat orbit is a low Earth orbit, approximately 650 kilometer above the Earth surface, with the low inclination about 6 degree. ठीक, तो इसका inclination जो है 6 डिग्री के आसपास है। Notably, it stands as the world's second polymetry mission utilizing X-rays, following NASA's X Imaginary Polymery Explorer. ध्यान रखना, अर्थ अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और इसका टिल्ट जो है वो 6 डिग्री होगा, तो इसका मतलब 6 डिग्री झुका रहेगा। ये तो 6 डिग्री झुका रहेगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 6 डिग्री झुका रहेगा, तो इसका मतलब इस तरह अर्थ के चक्कर काटेगा, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पर है, इसका मतलब एक दिन में एक से ज्यादा चक्कर काटेगा। लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट्स की स्पीड ज्यादा होती है, तो लो अर्थ में होगा, सैटेलाइट्स जो है अर्थ के चक्कर एक दिन में ज्यादा चक्कर काटेगा। तो XPOSat's orbit is a low Earth orbit, approximately 650 kilometer above the Earth's surface, with a low inclination of about 6 degree. Notably, it stands as the world's second polymetry mission utilizing X-rays, following NASA ने जो छोड़ा था Imaging X Polymery Explorer IXPE मिशन 2021 में अमेरिका ने लॉन्च किया था। मिशन लाइफ स्पैन सिर्फ 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका लाइफ मिशन जो इसका जो लाइफ स्पैन है सिर्फ 5 साल के लिए काम करेगा, during which XPOSat will contribute to expanding our understanding of cosmic X-rays and sources. तो कहां से आती हैं कॉस्मिक एक्सरेज, कौन सी जगह से निकल के आती हैं, और उन एक्सरेज का अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको ये चेक करेगा। और पेलोड, XPOSat इक्विप्ड विद 2 साइंटिफिक पेलोड, इसके साथ 2 साइंटिफिक पेलोड ये कैरी करेगा। अब ये उस सैटेलाइट की इमेज है बेटा, ये प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, पिमडेस्क, पोलिक्स डिटेक्टर, पेलोड, उसके बाद जो छोटे मोटे टेक्निकल जो हैं वो थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, और ये इसके साथ ये सोलर पैनल होंगे, तो ये लॉन्च किया जाएगा। अब उसके साथ एक्सरे पॉलीमीटर डेवलप्ड बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने इसको बनाया है। फोकस ऑन मेजरिंग पॉलीमेट्री पैरामीटर्स एंड द मीडियम एक्सरे एनर्जी रेंज 8 to 30 किलो एम्पियर वोल्ट, केईवी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, originating from astronomical sources.
एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग XPSat डेवलप्ड बाय UR राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो ने बनाया है, प्रोवाइड्स spectroscopic information with the energy range 0.8 to 15 kilo electron volt, observing various sources like X-ray pulsars, ब्लैक होल बाइनरीज। तो एक्सरेज जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनसे निकलने वाली एक्सरेज, और ब्लैक होल बाइनरीज उनसे निकलने वाली लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली जो एक्सरेज हैं, प्लस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियई एंड मैग्नेटार्स, इनसे निकलने वाली एक्सरेज को ये ऑब्जर्व करेगा। मेन काम यही है, इसका ऑब्जर्व करना है, जो भी वहां से निकल के आती है उसका डाटा इकट्ठा करना है और आगे तक पहुंचाना है कि उसका अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट है। Understanding polarization. Polarization is restricted to light wave vibration in a specific direction plane. XPSat leverages the concept of unraveled cosmetic mysteries associated with X-ray. मेरी फंबल आज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग पोलराइजेशन को इसको ऑब्जर्व करेगा। तो क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट वेव वेरिएशंस वाइब्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन प्लेन, किसी डायरेक्शन से आने वाली जो किसी प्लेन से आने वाली जो डायरेक्शन है, वहां से आने वाली जो एक्स रेज हैं, उनको हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। और restriction of light wave vibrations from specific direction or plane. XPSat leverages the concept of unrevealed cosmic mysteries associated with X-rays. कि X-rays अर्थ तक पहुंचती हैं, आती कहां से हैं, और आती हैं तो उनका अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, किस वेवलेंथ से आती हैं, और उसका सोर्स क्या है एक्सरेज के अर्थ तक पहुंचने का। इसका काम सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व करना है बस। पॉलीमेट्री एप्लीकेशंस। पॉलीमेट्री, a technique of measuring the polarization of light, allows astronomers to explore and measure the characteristics of celestial objects including size, shape, orientation, dust particle, magnetic field around star and other objects। तो उनके आसपास जो होती हैं, अर्थ तक पहुंचती हैं, तो इसका जो रोल ये होगा कि आने वाली जो एक्सरेज हैं उनको ऑब्जर्व करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सरेज क्या होती है? एक्सरेज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एनिमेट फ्रॉम कैल्शियल ऑब्जेक्ट्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी हाई होती है इनकी, एनिमेट्स फ्रॉम द कैल्शियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर सच एज पल्सर, गैलेक्टिक सुपरनोवा, रेमिनेंट्स एंड ब्लैक होल एक्सरेज डिस्क। The short wavelengths and the penetrating capabilities makes X-ray instrumental in studying celestial bodies inner dynamics। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की और हाई एनर्जी की जो वेव्स होती हैं, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है जनरेट करती हैं। ठीक, तो यही काम है जो वहां से निकलने वाली हाई एनर्जी की जो बीम्स हैं, हाई एनर्जी रेज जो है, उसको चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और उसके अलावा मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग एमिशन मैकेनिज्म बाय मेजरिंग एक्स-रे पोलराइजेशन। एस्ट्रोनॉमर्स aim to comprehend the emission mechanisms of celestial objects like black holes and neutron stars. Probing gravitational field, celestial sources with the strong gravitational field emit X-rays and they interact with the surrounding material. XPSat endeavors to explore the complex emission process associated with such sources। तो अलग-अलग sources से निकलने वाली जो X-rays हैं, उनकी जो complexity है उसको observe करेगा। Revealing magnetic field dynamics, X-ray polarization measurement aid to detecting the orientation and strength of magnetic field, providing insights into the astrophysical processes like particle accelerating the jet formation। और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जो जेट जो चलती है अर्थ के ऊपर, जो जेट वेव्स चलती हैं, उनको भी ऑब्जर्व करेगा। देन उसके बाद अनरिवीलिंग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। एक्सपोसेट फोकसेस ऑन रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज सुपरनोवा रेमिनेंट्स एंड गामा रेज बर्स्ट। Polymetric observation from these sources contribute to understand energy transfer and radiation processes in these dynamic phenomena। Conclusion: XPSat, with its advantage payload and commitment to polymetry, the position of revolutionize our understanding of cosmic rays and celestial bodies that produce them, offering unprecedented insight into the mysterious mysteries of the universe। तो कुल मिला के यही है कि आने वाली जो एक्सरेज हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, उसका डाटा इकट्ठा करेगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका ने लॉन्च किया था, इससे पहले किसी ने लॉन्च नहीं किया है, और इंडिया दूसरी कंट्री है जो इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। सो नेक्स्ट थिंग है दैट इज अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय प्राइमस पार्टनर्स।
अब इसकी खासियत क्या है, हम लोगों ने इंटरनेट की जो स्टेजेस देखी हैं और अभी हम लोग इंटरनेट की थर्ड स्टेज में एंटर करने जा रहे हैं। अब इस स्टेज में एंटर करने की ज़रूरत क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट वी हैव सीन कि पिछले कुछ सालों से हमारी पर्सनल लाइफ में और गूगल के थ्रू, क्योंकि गूगल की 87% जो है मोनोपोली है इंटरनेट के ऊपर, तो गूगल के थ्रू है ना, गूगल इज एंटरिंग अवर लाइफ एंड अफेक्टिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने समझने के तरीके को चेंज कर रहा है। और क्योंकि अभी तक गूगल ही है, इस करके अब इंटरनेट के फ्री इंटरनेट की बात चल रही है। और फ्री इंटरनेट मतलब किसी का कंट्रोल नहीं हो, किसी की मोनोपोली नहीं हो। और अभी जो इंटरनेट की जो वेब थ्री जो लेवल है, वेब थ्री इमर्जेस एट द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द इंटरनेट encompasses cryptocurrencies, non-fungible tokens, decentralized autonomous organizations, and more. It envision a web landscape where user hold a financial stake and wield greater influence with their online communities. तो अपने आप को सारी इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकेगा, प्रोटेक्ट कर सकेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में एक वायरस या कोई एक इंडिविजुअल या गूगल हर तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक्सेप्ट करते हैं, है ना, कि आपके मोबाइल का एक्सेस उसको मिल जाता है। तो इस प्रोसेस में उसको रोकने का प्रोसेस है। वेब वन ऑल्सो नोन एज स्टैटिक वेब फैसिलिटेटेड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो वेब वन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन तक इजी एक्सेस था। वेब टू इवॉल्विंग विद द टेक्नोलॉजीज लीप्स इंट्रोड्यूसेस इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक टाइप की चीजें आ गई, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म आ गए, वीडियो कॉलिंग टाइप की चीजें आ गई, जो हम लोगों ने कभी इमेजिन किया था। व्हेन आई वाज किड, है ना, आई वाज इमेजिनिंग दैट थिंग्स कि आदमी चलते फिरे बात कर सकेगा, एक दूसरे को देख के बात कर, ये सिर्फ इमेजिनेशन थी। एंड एज एरिस्टोटल सेज कि इमेजिनेशन बिकम रियलिटी। तो key insight, as of 2022, India boasted an 11% share of global Web3 developer talent pool, securing the third position worldwide. Projecting indicates that Web3 sector is poised to generate 2.2 million direct job opportunities in India over the next decade. तब इसमें क्या है, ये इसको जाके अब देख लेना। ब्लॉकचेन है एंड सिमेंटिक वेब है, मेटावर्स, 3D ग्राफिक्स, कनेक्टिविटी है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटल आइडेंटिटीज हैं, माइक्रो पेमेंट है, एआई, बिग डाटा है। तो अब ये एआई आ गई तो चीजें और ज्यादा खतरनाक हो गई। वेब थ्री एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फैसिलिटेट ओपन एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट इंटरमीडियरीज। तो हमने डिस्कस किया कि अभी तक जो इंटरनेट की जो यूजेजेस हैं उसमें क्योंकि गूगल की या फिर कुछ कंपनीज की मोनोपोली है, और धीरे धीरे वो मोनोपोलीज खत्म हो जाएंगी, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सेस करने के लिए। आपको इंटरनेट के ऊपर पैसे का लेन देन करना है, क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है या कुछ और काम करना है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। एक्सेस टोकनाइजेशन कन्वर्ट फिजिकल डिजिटल एसेट्स इनटू द डिजिटल टोकन्स, ऑफरिंग fractional ownership and enhanced liquidity. Digital identity and ownership ensures a secure management of digital identity ownership. Metaverse construct an immersive interconnected virtual experiences. और challenges क्या हैं? Obstacles include high tax rate, challenges to ease of doing business, and patchwork of regulatory approaches. Recommendations: recognized Web3 as distinct vertical under Startup India, advocate for global coordination and monitoring the enforcement efforts, identify a primary regulator, or delineate licensing and registration requirement, establish regulatory sandbox and other innovative frameworks. तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर दोबारा से रीचेक करने की जरूरत है, और इंडिया उसके लिए फंड अवेलेबल करा रहा है, और साथ साथ में इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप इट्स ओन वेब इंजन, अपना सर्च इंजन जो है इंडिया इज फोकसिंग, और उस स्टेज में एक दो स्टेप हम लोग बढ़ भी चुके हैं, और आने वाले टाइम के अंदर वी विल सी अ रेवोल्यूशन वेब थ्री के अंदर, और उसमें किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं रह जाएगी। और ग्रेजुअली ये जो प्रोसेस है, हम लोग नई डेवलपमेंट में जो जाएंगे तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब उसमें एप्पल जैसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इस न्यूट्रलिटी को एस्टेब्लिश किया है, और एप्पल जैसी कंपनीज अपने यहाँ कुछ नए फीचर लेके आ रही हैं जिससे एप्पल एक्सेस करना, एप्पल के मोबाइल को एक्सेस करना टफ हो गया है। तो उसी तरह से इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल और एनी कंट्री कि उसके सिटीजन्स का डाटा जो है वो इस तरह से इंफॉर्मेशन लीक ना हो। अब सिर्फ एक मैसेज आता है और आपके अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ों की जो सिक्योरिटी, ये वो सब अब जो है वेब थ्री के अंदर, वेब थ्री जो
सिस्टम है उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी। और ऑब्वियसली थोड़ा सा और वाइड होगा, जब टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव आए हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव भी साथ साथ आएंगे इसके। तो पॉजिटिव बहुत सारे होंगे, कुछ कुछ नेगेटिव होंगे, है ना। पर आने वाला टाइम जो है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस अपने आप में है, और उसके लिए अरेंजमेंट जो है स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके लिए Web3 की इंट्रोडक्शन होगी, और आगे चल के Web3 के बारे में और डिटेल्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। और हम लोग जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेंगे अपने क्लासेस के अंदर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसमें हम लोग Web3 को और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट जो हैं उनकी जो कल की क्लास, संडे को हम लोग क्लास करेंगे ज्योग्राफी की, और मंडे को हम लोग एथिक्स के सेक्शन में केस स्टडीज करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमारी जो एथिक्स की हो सकता है लास्ट क्लास हो, या फिर ट्यूसडे को हम लोग इस क्लास को खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।